तो आपने इस वक्त की हेडलाइंस देख ली। इन सुर्खियों के बीच जनता के सामने बड़ा सवाल यह था कि क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए होता है। बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो हैदराबाद के सांसद ओवैसी सलमान खान की फिल्म ना देखने की नसीहत देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। कानून बनाने वाले ही कानून का मजाक उड़ाते हैं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की ओर से कानून की अनदेखी कर धरना करने को गंभीरता से लिया है। जनता जानना चाहती है क्या एक जनप्रतिनिधि को देश के संविधान की मर्यादा और आम आदमी का ख्याल नहीं रखना चाहिए। और आज एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि हमारे इस कार्यक्रम में आप भी ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट का एड्रेस आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहा है और इस पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब हम आपका परिचय करवाते हैं उन तमाम मेहमानों से जो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ वकील सूरत सिंह जी मौजूद हैं तमाम कानूनी बारीकियों को समझाने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर जामिया मिलिया में प्रोफेसर आयम खान साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस नेता भोपाल से जुड़ रहे हैं अभय कुमार दुबे, उनसे भी हम उनका नजरिया जानेंगे। और जैसे कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि मेरे साथ जिया न्यूज़ के संपादक जेपी दीवान जी भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानून बनाने वाला शख्स क्या कानून तोड़ सकता है? ये सवाल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने पर सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार तीनों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर धारा 144 लागू होने के बाद रेल भवन के आसपास भीड़ कैसे जमा हुई और इस मामले में पुलिस ने क्या किया। केजरीवाल के धरने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, दिल्ली पुलिस को भी लगाई लताड़। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन धरने की आड़ में मुख्यमंत्री महोदय ने कानून तोड़ने की जो गुस्ताखी की है वो जी का जंजाल बन सकती है। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन मार्ग थाने में केजरीवाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ हिंसा और भीड़ को उकसाने का मामला दर्ज कराया ही था और अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील एम.एल. शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र तीनों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। क्या एक मुख्यमंत्री अपने ही मिनिस्टर को, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में वांटेड है, साकेत कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या उसको बचाने के लिए एक धरना प्रदर्शन दे सकता है? क्या लॉ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को किसी भी प्रकार के कानून को तोड़ने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या कोई अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे क्वेश्चनों को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट ऑफ एनसीटी को नोटिस किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक धारा 144 लगने पर किसी भी पार्टी को धरने से पहले इजाजत लेनी होती है। ऐसे में साफ है कि केजरीवाल ने कानून तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है क्या केजरीवाल का धरना संवैधानिक था या नहीं। सरकार को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी लताड़ लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि जब धारा 144 लगी थी तब उसका उल्लंघन कैसे हुआ। जब कानून में पुलिस को पूरी छूट मिली है तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, लोगों को हटाने में इतनी देर क्यों हुई और इसे रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया। पुलिस का ऐसा जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, जब कानून में पूरा सुविधा दिया गया है जी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को तोड़ने वालों को गैर हिरासत में लेने के लिए, तब उन्होंने क्यों वो पावर्स को अपनाया नहीं? उस वक्त तक वो क्या कर रहा था? ये डिले के ऊपर कोर्ट बहुत चिंतित थे। उनका चिंता को कोर्ट ने उनकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के वकील को बताया और उनको पूछा कि आपको ये पुलिस कमिश्नर जब इतना कानून है, ये गैर कानूनी संख्या का तोड़ने का,
जब आप वो कानून को मानते हुए क्यों तुरंत काम में नहीं आया? एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर जानना चाहा था कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कानून का उल्लंघन किया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल नोटिस जारी हो चुका है और अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस अपनी सफाई में क्या दलील देती है। लेकिन ये सवाल बेहद अहम है, क्या कानून बनाने वाले शख्स को कानून तोड़ने का हक है? जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सवाल सरकारों से है, सवाल सरकार को चलाने वाली उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, उससे जुड़ा भी है। पुलिस से भी सवाल पूछा गया और सवाल सियासत से भी है, क्योंकि जनता के नुमाइंदे सियासत से ही आते हैं। सीधे हम लोग करते हैं भोपाल का। हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल हमारा सीधा आपसे ये है, क्या कानून बनाने वाले कानून से ऊपर होते हैं? जी धन्यवाद। जी प्रश्न ही नहीं उठता। बुनियादी सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जो ओथ ऑफ ऑफिस लेने वाले लोग हैं, जो संविधान की मर्यादा, संविधान की रक्षार्थ शपथ लेते हैं अपने ऑफिस को ज्वाइन करने के पहले, वो असंवैधानिक कृत्य कैसे कर सकते हैं? और बड़ा प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि कानून मंत्री जो कानून की रक्षार्थ, कानून को पालन कराने के दृष्टिगत अपने विषयों को रेखांकित करने के लिए प्रजातंत्री व्यवस्था में है, वो कानून का उल्लंघन करता है। उसके कानून के उल्लंघन को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं एक बार और कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अनलॉफुल असेंबल होने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संविधान तोड़ने का अधिकार है? मैं मानता हूं कि इस प्रजातंत्री व्यवस्था की संरचना जिस प्रकार की है, क्यों आखिर हमने ये प्रजातंत्री व्यवस्था को अपनाया? इसलिए कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने संविधान के, अपने कानून का निर्धारण करके ना आचरण करने लगे। इसलिए हमने इस दुबे जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है, उसके 3 सिरे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिन पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद उन्होंने उल्लंघन क्यों किया कानून का। इसका एक सिरा दिल्ली पुलिस से जुड़ता है और एक सिरा केंद्र की सरकार से भी जुड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। सवाल मेरा यह है, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो संवैधानिक पद की शपथ ली थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया, कानून उन्होंने तोड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है। केंद्र सरकार अगर चाहती तो इस कानून को तोड़े जाने से बचा सकती थी, वो एक्शन ले सकती थी। एक्शन तो छोड़िए, उनका तो कोई रिएक्शन भी नहीं आया और ऐसे लगा कि बाकायदा इस चीज को हवा दी जा रही है। सवाल तो यहां पर केंद्र सरकार की भूमिका पर नहीं उठने चाहिए क्या? नहीं, देखिए, बड़े कानूनविद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। वो अच्छी तरीके से इस विषय को रेखांकित करने की कोशिश करेंगे कि सर्कमस्टेंशियल भी होता है। पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए भी वो निर्णय तत्कालिक रूप से लेती है, लेकिन उसका कॉग्निसेंस पुलिस ने नहीं लिया, ऐसा नहीं है। प्रश्न यहाँ इस बात का खड़ा होता है कि जब जुडिशियल इंक्वायरी जारी है और पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया, तो फिर क्या नैतिकता के नाते उस कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए ताकि जुडिशियल इंक्वायरी क्या केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया? दुबे जी, क्या केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया? क्योंकि संविधान की अगर आप बात कर रहे हैं, कानून की अगर आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर अगर उसका पालन नहीं कर रहा है, तो केंद्र की भूमिका क्या होनी चाहिए? सवाल तो यहां पर यह भी उठेगा। नहीं, देखिए, जहां तक ये विषय, चूंकि पुलिस केंद्र का विषय वहां पर है वर्तमान परिस्थिति में, इसलिए केंद्र की सरकार अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में पेश करेगी। केंद्र की सरकार अपना पक्ष पेश करे, उसके पहले मैं उसकी व्याख्या करना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक पहला प्रश्न आपने किया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। खासकर वो लोग जो संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर है, वो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो संविधान की मर्यादा की रक्षार्थ उनको दंड देना बहुत जरूरी है। चलिए, लौटेंगे दुबे जी आपके पास। हम सीधे रुक कर लेते हैं। अनिल जैन जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल वही, क्या कानून बनाने वाले कानून से ऊपर होते हैं, और क्या राजनीति आप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है कि कानून एक तरफ कोने में चला जाता है और सियासत हावी हो जाती है?
देखिए, कानून बनाने वाले कानून के पालन नहीं करेंगे तो ये अराजकता की स्थिति हो जाएगी देश में, और ये एनार्की की तरफ ले जाएंगे। ऐसी स्थिति एक तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने इस देश में की है, क्योंकि ये एक अजीब तरह का ही वातावरण इन्होंने पैदा किया कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री को जो गैर कानूनी ढंग से कार्य कर रहा है उसको बचाने के लिए धरना देने के लिए आ जाए, और उस पर कि पुलिस के 4 अफसर्स को सस्पेंड कराने के लिए। इतनी थोथी बात पर अगर कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठता है तो इसका मुख्यमंत्री का भी कॉन्फिडेंस और मुख्यमंत्री का भी वजूद ध्यान में आता है। मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत इस मामले में केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री उनको येड़ा कह देगा, पागल कह देगा, इससे तो उनके कर्तव्यों की इतश्री नहीं होगी। या तो अगर वो लॉफुल कार्य कर रहे थे तो उसका जवाब उस तरह से देते। अगर अनलॉफुल कार्य मुख्यमंत्री कर रहा है, एक मंत्री कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका का ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया। ना तो उन्होंने कोई चुनौती दी, ना तो उन्होंने अपने गृह मंत्री के नाते राष्ट्रपति को लिखा, ना तो उन्होंने उपराज्यपाल से ही इस बारे में रिपोर्ट तलब की। अंदर खाने किया ये पता नहीं, लेकिन पब्लिकली इन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उपराज्यपाल से वो रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। गृह मंत्री का ये राइट है, लेकिन ये तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है दिल्ली को। पूर्ण राज्य वाले दर्जों से भी गृह मंत्री रिपोर्ट तलब कर सकते हैं गवर्नर के थ्रू, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ केंद्र सरकार ने नहीं किया। दूसरा, उनको सहूलतें देने का काम किया। मुझे क्या लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, ये नूरा कुश्ती इनकी वहां हुई है। और अब ये दोनों एक दूसरे से फंसा हुआ जरूर समझते हैं, लेकिन ये मिली भगत है कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी के रथ को ये लोग रोक पाने में समर्थ अनिल हो जी, जाएं। मैं माफी ये चाहूंगा, इनकी हरमंशा है, मैं माफी जो कि चाहूंगा, वो मैं सफल माफी होगी चाहूंगा। नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहा है। दरअसल हमारा जो सवाल है, कार्यक्रम की जो चर्चा का मुद्दा है वो ये कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें कानून की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें सियासत कितनी हद तक की जाती है, सियासत को कितना जरिया बनाया जाता है और कानून कैसे पीछे चला जाता है, इस पहलू को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर अब खालिस शुद्ध राजनीति हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी जी, वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम शुद्ध राजनीति यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अनंत जी, सियासत जी नहीं, अनंत जी, जब सियासत आएगी तो सियासत में सब बात आती है। देखिए, और सियासत हो किसके लिए रही है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। इस बात को भी हमें कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सियासत, जब आप कह रहे हैं कि सियासत ठीक हुई है कि नहीं हुई है, तो सियासत में सब बात हम सियासतदानों की कानूनी जिम्मेदारियों की बात यहां पर दरअसल कर रहे हैं। खालिस पॉलिटिक्स हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जितना हो सके इन पहलुओं को, खालिस सियासत वाले पहलुओं को अवॉइड करें। सवाल जरूरी होगा, सवाल उठेगा तो उस पर भी बात हो जाएगी। ठीक है, जी, मैं लौटता हूं अनिल जी आपके पास। हम सीधे रुख कर लेते हैं सूरज सिंह जी का। सूरज जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, जो नोटिस जारी किया है, प्रथम दृष्टिया क्या नजर आता है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पूरा माहौल हुआ उस इलाके में जहां पर धारा 144 लागू थी, पहली ही नजर में क्या एक मुख्यमंत्री को ये बात कानूनी तौर पर इसको जायज ठहराया जा सकता है? क्या उन्होंने वाकई अपनी पद की गोपनीयता की जो उन्होंने शपथ ली है उसका उल्लंघन हुआ है? क्या संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है? अनंत जी, यहाँ जो है हमें सारे विषय को एक परिप्रेक्ष्य में रखना होगा, और परिप्रेक्ष्य यह है कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ सब पर लागू होता है, चाहे वो आम आदमी हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि पद की शपथ लिए निश्चित रूपेण, उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह कि हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज, जो मुख्य मूल वैल्यूज हैं सोसाइटी के। तो उनको ये देखना पड़ता है कि ये राजनीतिक नेता उनका कानून के अनुसार पालन कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ कई बातें हैं। एक तरफ तो दिल्ली की बड़ी अजीब स्थिति है कि राज्य होते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर एंट्री 1 जो स्टेट लिस्ट की है, और पुलिस जो एंट्री 2 में, और उसके अलावा लैंड जो एंट्री 18 में आता है, पुलिस, ये सारे अधिकार दिल्ली के राज्य सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि भाई पुलिस की उनको पावर होना चाहिए, वो एक उचित मांग हो सकती है, लेकिन उसका मांग को रखने का जो तरीका है वो निश्चित रूपेण गलत था। खासतौर से केजरीवाल जी को ये समझना चाहिए कि अब वो एजिटेशन नहीं कर रहे जंतर मंतर पर, अब वो लोगों के द्वारा चुनावित होके और मुख्यमंत्री बन गए, तो वो एक
मीटिंग रख सकते थे, नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री इसको हेड करता है, वो बुला सकते थे कि भाई ऐसे ऐसे दिल्ली को पूरा दर्जा दिया जाए जी। तो ये सब नहीं किया गया और धारा 144 भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने डर के एकदम तुरंत लगा दी। तो यहां तो मैं ये देख रहा हूं कि एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि क्यों ना हमें पुलिस की पावर दी जाए, क्यों ना इनको सस्पेंड किया जाए, और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रालय भी उसको ये ना समझ के कि एक संवैधानिक विषय है, धारा 144 लगा दी जैसे कोई गुंडा आ गया या जैसे कोई डाकू आ गया। तो ये दोनों तरफ से एक तरह से नासमझी का काम है। और जैसा कि कहा कि उधर गृह मंत्री जी कह रहे हैं येड़ा है, तो मतलब ये सब किस तरह की, मतलब जिस उद्देश्य के लिए लोगों ने भेजा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि जनता का हित करे, उसकी वजह ये तो अपनी पर्सनल बातों में लगे हुए। सूरज सिंह जी, यहां पर सवाल एक और उठता है जो आम आदमी पार्टी के नेता इस दौरान उठाते रहे या उनके मंत्री कहते रहे। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है, धारा 19 का जिक्र वो करते हैं, धारा जिसमें 19 के साथ आनंद जी धारा 19(2) भी वही है, वही हम समझना चाह रहे हैं, वही हम समझना चाह रहे हैं क्या, लेकिन उसमें इफ्स एंड बट्स भी हैं। उसमें जो कहता है फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जी, वहां साथ ही 19(2) ये कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पर लगाई जा सकती हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है जी। अमेरिका का ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट जब शुरू किया तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन पिछले 200 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन देते हुए ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के राइट्स का रिस्पेक्ट ना करें, लिबर्टी चाहिए। यस, लिबर्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही साथ साथ चलेंगी। चलिए सूरज सिंह जी, आपके पास लौटते हम सीधे रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर आयम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, सवाल यहां पर यह है कि अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने को लेकर कटघरे में आते हैं और सवाल सीधा उठता है सुप्रीम कोर्ट से, सीधा सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस जारी कर पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं कानून का पालन हो पाया, एक आम जनता पर, पीपल एट लार्ज, इसका मैसेज जाता क्या है? आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आप अपने छात्रों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और आप ही अगर कोई ऐसा आचरण करते हैं, उस नजरिए से चीजों को समझा रहे हैं, तो एट लार्ज मैसेज क्या जाएगा इसका? एक नेगेटिव संदेश नहीं जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी नोटिस लिया है स्टेट सरकार पर, पुलिस पर और केंद्रीय सरकार पर, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब था, चूँकि जाहिर सी बात है कि कानून से और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो। अब सवाल ये होता है कि जो केंद्र सरकार से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ उसके दो पहलू समझ में आते हैं। एक तो ये कि ये घटना क्यों घटी, कहीं हमें लगता है कि इसमें केंद्रीय सरकार का भी कुछ थोड़ा सा या तो ढीला रवैया रहा, और दूसरी तरफ हमारे जो नौ मुंतखबा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें भी अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि अब ये एजिटेशन की ज़िंदगी से गुजर चुके हैं, अब ये इस वक्त एक जिम्मेदारी की जगह पर है, और जिम्मेदारी जब आदमी पर पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ों में सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि एक आदमी अगर जिम्मेदारी को भूल कर कुछ लाकानूनियत की तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 3 दिन से, और ख़ास करके जब कल परसों से धरना ख़त्म हो गया, तो हर चैनल पर सिर्फ बहस इस पर है कि किसने गलत किया, कौन सही, और उसमें सियासत भी दाखिल हो जाती है। हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को मोरिदे इल्ज़ाम ठहरा रही है। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने गलत किया तो दो चीज़ें होती हैं, बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज क्या है, और वो बीमारी क्यों पैदा हुई। तो जो पैदा हुई, तो जो अच्छा डॉक्टर है उस पैदा हुई वजह को भी खत्म करने की कोशिश करता है। तो मेरे नज़र में हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो इस पोजीशन में है कि वो शायद जो बीमारी पैदा हो रही हुई है, ये इस बीमारी को जड़ से खत्म होना चाहिए, ना कि उनके जिम्मेदारों की तरफ से कोई गलत किस्म के बयानात आ जाए। बहुत अहम बात आपने बोली है, और जो की बात सूरज सिंह ने बोली थी यहाँ पर, दीवान जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सूरज सिंह साहब कह रहे थे और जैसे खान साहब ने कहा कि नासमझी दोनों तरफ से देखने को मिलती है, ये नासमझी क्या डिलिब्रेट नजर आती है इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर, या फिर ये था कि जिम्मेदारियों का निर्वहन दोनों ही तरफ से नहीं हुआ? इसमें नासमझी तो नहीं दिखती है, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये दोनों तरफ से जो हुआ है, वो ये इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये सियासत की राजनीति थी। देखिए,
कि उस घटना खिड़की एक्सटेंशन की घटना को लेकर के उनने मांग की थी कि भाई पुलिस वालों को सस्पेंड करो, सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम होम मिनिस्ट्री में हम अपने कैबिनेट के साथ धरना देंगे। वो उनने एक नियत तिथि को उनने कहा कि हम धरना दे करके उनको सस्पेंड करवाएंगे। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने वो भी अपनी सियासत करते हुए उनने इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि उसको 144 धारा लगाते, उनने वहाँ 144 धारा लगा दी। अब आपकी सरकार केजरीवाल के नेतृत्व में पहुँच गए वहाँ पर होम मिनिस्ट्री में, चूँकि वहाँ गणतंत्र दिवस की परेड भी चल रही है और उसको लेकर के वो है 144 धारा भी है, तो उनने वहाँ पे उनको रोक दिया और वहाँ से ये बढ़ते बढ़ते वो धरने में तब्दील हो गया और उसके बाद दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो जो पुलिस के खिलाफ एक नेचुरल गुस्सा जो लोगों में होता है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी अपना रहे हैं कि ये पुलिस उनके अंडर में आ जाए या उनकी सुने। केंद्र सरकार भी अपनी राजनीति कर रही है कि इस चीज़ को अगर मिल बैठ करके बात करके निपटा लेते तो हो सकता है सुलझ जाता, लेकिन उनने भी एक अड़ियल रवैया अपनाया। एक बहुत छोटे मुद्दे को सिर्फ सस्पेंड करना या उनको नौकरी से हटाने की बात थी, उसको ना करके एक इंक्वायरी बिठाल दी। तो ये राजनीति का खेल है, जो सियासत की राजनीति है उसका खेल था और दोनों अपने अपने, और मुझे लगता है कि इन सबके सामने वो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर के इनने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी और एक रास्ता खोल दिया कि आम जनता को भी कि वो जब चाहें तब 144 या कर्फ्यू इन सबको डिफाई कर सकते हैं और कानून को ठेंगा दिखा सकते हैं। मुझे लगता है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये आज का उसमें कड़ा कदम लेना पड़ा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि अक्सर ये भी सवाल उठाया जाता है कि क्या जो हमारे संविधान ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेशन की, जुडिशरी की, अपनी अपनी सीमाएं उनकी तय हैं, वो अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करें। लेकिन ये भी सवाल उठाया जाता है और ये सवाल अक्सर सियासत की तरफ से ही उठता है कि सीमाएं ना लांघी जाएं, लेकिन सवाल फिर यहीं पर खड़ा होता है कि सीमाएं आखिर क्यों लांघी जाती हैं, क्यों ऐसे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। ये भी एक पहलू है इस चर्चा का, उस पर आएंगे। लेकिन पहले जो बात दीवान जी ने यहां पर उठाई है कि जनता के बीच एक तरीके से रास्ता खोल दिया है कि वो भी कानून को तोड़ें, एक इस किस्म का मैसेज, नेगेटिव मैसेज जो जाता है। हम सीधे यहां पर सवाल करेंगे अभय कुमार दुबे जी का। दुबे जी, क्या आपको नहीं लगता कि सियासतदानों को, जो हमारे नुमाइंदे विधानसभाओं में, संसद में पहुंचते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है देश को दिशा देने की, देश को सही रास्ते पर ले जाने की? ठीक है, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में चलता है, लेकिन उसका मकसद क्या है, वो किस तरीके से अपना एजिटेशन हो, वहां पर कानून ना टूटे, कानून का पालन हो, क्या इन बातों को, इन मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर सियासतदान या फिर जनता के नुमाइंदे, जनता के लीडर, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसे करेंगे तो जनता उसको किस रूप में लेगी और आगे उनका अनुसरण अगर वो करती है तो फिर कितनी मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वैचारिक मतभिन्नता रखता हूँ यहाँ मेरे जो साथियों ने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो ये था कि जिस प्रकार दिल्ली के कानून मंत्री ने कानून हाथ में लेने की धृष्टता की है, आप ये देखिए कि जब पुलिस ने निरंतर उनसे कहा कि न तो हमारे पास सर्च वारंट है, न गिरफ्तारी वारंट है, वो इस बात के लिए पुलिस को इंसिस्ट करते रहे। आखिरकार जब जाकर नाइजीरिया और युगांडा की उन महिलाओं का एम्स में परीक्षण होता है तो न तो ड्रग्स उनमें पाया जाता है। उन्होंने अलबत्ता ये जरूर कहा कि हमको चाटे मारे गए, मोलेस्टेशन की घटना हुई है। उसके दृष्टिगत आप ये देखिए कि पुलिस को जब जुडिशियल इंक्वायरी है तो छुट्टी पर भेज दिया, जैसा अभी यहाँ कहा गया कि उनको बर्खास्त कर देना, निलंबित कर दिया जाना चाहिए था। तो पुलिस ने यह प्रश्न खड़ा किया कि आखिर किस बात का निलंबन, क्योंकि हम उन सारी लॉफुल एक्टिविटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर संविधान की मर्यादा को लांघ करके अनलॉफुल एक्टिविटी में अपने आप को समाविष्ट करता है तो हम किस प्रकार से उसका साथ दे सकते हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है तो बिल्कुल ठीक बात कही कि गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत 144 इंपोज थी पहले से, तो पुलिस ने निरंतर केजरीवाल जी से आग्रह किया कि आप अपने धरने को रामलीला मैदान में आकार दे लीजिए, आप कोई ऐसा स्थान चिन्हित कर लीजिए जहां पर इन कार्यों में बाधा ना पड़े।
लेकिन वो उस संविधान की मर्यादा को लांघ करके आमादा थे कि हम लोग यही धरना देना चाहते हैं। तो ये तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप आम आदमी पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के आपसे माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन मुझे इस समय ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सवाल दरअसल ये होगा, क्या कानून की रक्षा करना, क्या कानून की मर्यादाओं की रक्षा करना, क्या संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करना नेताओं का, नुमाइंदों का, सरकारों का काम नहीं है। और सवाल ये भी हम करेंगे कि आखिर ऐसे मसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों पहल करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों रास्ता दिखाना पड़ता है। क्या नेता, क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भटक रही हैं? सवाल ये भी यहां पर खड़ा होता है। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और आज जनता सवाल दरअसल ये कर रही है कि क्या कानून बनाने वाले कानून से ऊपर होते हैं? क्या कानून की हिफाजत करना उनका काम नहीं है? क्या संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद वो सिस्टम से, रूल ऑफ लॉ से अलग हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं? तमाम पहलू हैं आज इस चर्चा के, और जनता की भी राय हमने ली इस मसले को लेकर। जनता ने क्या सवाल उठाए, आइए देखते हैं। मैं केजरीवाल जी आप सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने 144 धारा जानते हुए भी उन्होंने इसका उल्लंघन क्यों किया? वह दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका हमको जवाब चाहिए। ये वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि जब वहाँ धारा 144 लागू हुई है तो वो वहाँ के नियम कानून को क्यों तोड़ रहे हैं? मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में आप बिजली और पानी के जिस मुद्दे पे सरकार लेकर के आए, वो तो आपने वादा पूरा किया नहीं, उल्टा आप धरने पे बैठते हो। अगर एक मुख्यमंत्री धरने पे बैठता है तो उससे गवर्नमेंट का कितना नुकसान होता है और पब्लिक का क्या नुकसान होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अरविंद केजरीवाल जी से ये नोटिस दिया है कि वो धरना कहाँ तक सही था, तो अगर मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस जगह बहुत सही है। अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, एक आदमी जो सरकार में है और सरकार में रह करके आंदोलन करना, 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, वो 100% गलत काम कर रहे हैं। तो जनता साफ तौर पर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। जनता के नजरिए में ये बातें निकलकर सामने आई है, सवाल वो लगातार उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों। हम सीधे रुख कर लेते हैं। सूरज सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सूरज सिंह जी, सवाल यहाँ पर अब ये है कि अब मसला है सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना है, बाकायदा केंद्र सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से और दिल्ली पुलिस से इस पर जवाब मांगा गया है। अगर इस मसले को लेकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर अगर हम कानूनी नज़रिए से देखें और ये बात अगर सही पाई जाती है कि भाई कानून तोड़ा गया या कानून की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा गया, तो फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट अभी जवाब मांगा है। 6 वीक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जवाब देना है। जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या उनका जवाब संतोषजनक है कि नहीं है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कितनी जिम्मेदारी बनती है, और उसके बाद हो सकता है वार्निंग देके सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे कि इस तरह की चीज़ आगे से नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उससे भी ज़्यादा सख्त रुख ले कि भाई 144 धारा को कैसे तोड़ा गया और क्यों नहीं होम मिनिस्ट्री ने भी अपना फर्ज पूरा किया। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है आनंद जी कि जो व्यक्ति स्वराज की बात करके आ रहा है और अब सत्ता भी मिल गई है, तो जैसा कि अभी जनता ने कहा कि बिजली, पानी और दूसरी चीज़ों पर फोकस ना करके धरने पर आ रहे हैं। देखिए, ये बात ठीक है कि दिल्ली की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड की पावर नहीं है, लेकिन और एजुकेशन की, हेल्थ की, दुनिया भर की पावर है। उन पे काम करें, बढ़िया रिकॉर्ड करें और उसके रिकॉर्ड दिखाएं और फिर डिमांड करें कि दिल्ली को पूर्ण स्वराज का अधिकार मिले, तो वो बात अलग है। उसके लिए अभी जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब ये मुद्दा रखा जा सकता था, लेकिन अभी सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हैं, अपने सबसे पहले कर्तव्य का ध्यान करें। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों को कुशलता से करने का नाम ही योग है, ज्ञान है, समझदारी है। तो मैं कहूंगा केजरीवाल जी, आप अपने जिस पर्पज के लिए जनता ने आपको भेजा है पहले उसको बढ़िया करो। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, तो फिर और भी पावर मिलेगी आपको। चलिए सूरज सिंह जी, आपके पास लौटेंगे, सीधे हम रुक कर लेते हैं। अनिल जैन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी नेता। अनिल जी, सवाल अब हमारा ये है
क्या संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करना, क्या कानून की रक्षा करना, कानून का पालन हो ये देखना, क्या ये सरकारों का या सियासतदानों का काम नहीं है? क्यों ऐसी नौबत आती है बार बार, चाहे कोई भी हो? यहाँ पर हम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाते हैं, किसी घटना विशेष पर नहीं जाते, लेकिन क्यों ऐसी नौबत आती है बार बार कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को रास्ते दिखाने पड़ते हैं? और फिर सवाल उठता है हदबंदी का कि सब लोग जो संविधान ने हमारे जुडिशरी बनाई है, प्रशासनिक जो हमारी व्यवस्था है या फिर हमारी लेजिस्लेशन जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो अपनी हदों में रह के काम करे। फिर ये सवाल भी उठाए जाते हैं। अनंत जी, ये सियासतदानों का, कानून बनाने वालों का और आम जनता का, सबका कर्तव्य है कि कानून के दायरे में रहना है। एक तरफ तो ये आम आदमी की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब आम आदमी की तरह बिहेव करेंगे, अब तक रहेंगे। या तो ये नाटक नौटंकी बंद करें। दूसरा, ये आम आदमी के बात करते हुए अपने एक मंत्री को खास आदमी के बनाकर उसको बचाना चाहते हैं। जब उसके खिलाफ FIR हो गई है तो उसको अगर कोई आम आदमी के खिलाफ ऐसी FIR होती, इन संगीन अपराधों में FIR होती, तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, फिर उससे पूछताछ होती। लेकिन अभी इनके ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना तो इनके मुख्यमंत्री ने उससे इस्तीफा लिया है। ये आम आदमी की करतूत नहीं है, इसको खास बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आम आदमी का अर्थ ये नहीं कि वो कानून तोड़े, आम आदमी का अर्थ ये नहीं है कि व्यवस्था तोड़े। आम आदमी का मतलब ये है कि व्यवस्था से चले। आम आदमी भी व्यवस्था तोड़ने के लिए स्वच्छंद नहीं है। जो इन लोगों ने स्लोगन चलाए थे, इनको अगर सही मायने में ठीक सियासत करनी थी, क्योंकि जैसा दीवान साहब ने कहा कि ये सियासत का खेल है, ये राजनीति है, इसको आप किसी भी प्रकार से, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर भी पाबंदी लगाई थी। जिस प्रकार कोयला घोटाले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, जिस प्रकार 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के कारण 2G घोटाला सामने आ पाया। ये जरूर है कि हमारे देश का अगर सुप्रीम कोर्ट अनिल जी, सवाल ये है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कानूनी मसलों को लेकर, संवैधानिक मसलों को लेकर, तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर स्टेट मशीनरी क्या कर रही है, सरकारी मशीनरी क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है? ये तो उनके फेलियर की तरफ इशारा नहीं करता है क्या? सरकार, यही तो सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकारें अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रही हैं। मेरा कहना यही है कि ना तो सरकारें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही, तो ये जनता भी देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं और कोर्ट भी देख रहा है। मेरा कहना है कि इसमें, जैसा दीवान साहब ने कहा, मुख्य मुद्दा समझने की जरूरत है, इसकी पैथोजेनेसिस समझिए कि रोग कहां है। रोग केवल सियासत का है, राजनीति का है। यह किसी भी प्रकार से इस जल्दी में है कि दिल्ली में इनको जनता ने चुनकर भेजा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने इनको बिठाया। एक बात समझनी चाहिए, ये 28 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, इनको कांग्रेस ने बिठाया है। बैठ गए तो इनको कंसोलिडेट करना चाहिए था जनता की मांगों के हिसाब से। इन्होंने जो बात कही थी कि हम सबसे पहले पानी की और बिजली की समस्या दूर करेंगे, समस्या दूर नहीं, उलझाई है इन्होंने। समस्या दूर नहीं की, उलझाई है और भ्रम फैलाया है। तीसरी बात, जन लोकपाल लाने की बात करी थी, उसकी दृष्टि में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने धरना पर जो इनकी पुरानी आदत पड़ी है कि बेवजह अब हंगामा खड़ा करना है, वो इन्होंने हंगामा खड़ा किया है। इस दृष्टि से ये जनता की अदालत में भी दोषी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी दोषी हैं। अनिल जी, आपके पास लौटेंगे। अभय कुमार दुबे जी का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, आपने बात सुनी अनिल जी की। उनके नजरिए में तो कम से कम ये बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है ऐसे मसलों पर, अगर सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दिखाना पड़ रहा है, तो इशारा ये होता है कि क्या सरकारें फेल हो रही हैं, क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। यहां पे मसला दिल्ली और केंद्र सरकार का है। देखिए, मैं अनिल जी के स्मृति पटलों को चिन्हित करना चाहता हूं। 2011 अगस्त के माह में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी धरने पर बैठे थे। धरने का विषय था कि रिलायंस को और एसआर हिंडल्को को कोयले की खदान केंद्र की सरकार आवंटित क्यों नहीं करती। विषय यह था कि नेशनल हाईवे की दुर्दशा को लेकर के वो धरने पर बैठे थे। जब ये बताया गया कि सारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है और पुलिस ने अनुमति भी नहीं दी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को धरने पर बैठने की, मगर मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जब यहां पुलिस भी उन्हीं के अधीनस्थ थी। मैं इस विषय को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहता, अलग से विषय पर बहस करा लीजिए। मैं अनिल जी से विस्तार से नरेंद्र मोदी
और 2G और कोल माइन के स्कैम्स को लेकर बात करने के लिए तैयार हूं। यहां प्रश्न इस बात का पहले खड़ा होता है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने, ये सारे साथी मित्रों ने ठीक बात कही, क्या वो ये बात नहीं कर सकते थे? मैं इस बात से अपनी मतभिन्नता व्यक्त करता हूं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अपेक्षा वो अपनी असेंबली में रिजोल्यूशन लेकर के आते कि दिल्ली की पुलिस को दिल्ली सरकार को सौंप देना चाहिए। पहले भी दिल्ली की विधानसभा से यह प्रस्ताव गया है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को शुमार किया था। हम भी चाहते थे कि दिल्ली की सरकार के पास किसी की भी सरकार बने मगर पुलिस दिल्ली के पास हो। तो ये रिजोल्यूशन पास करते और एक मत में सब एक स्वर में विधानसभा में ये कहते कि नए पार्लियामेंट्री सेशन जो अभी जो सत्र आने वाला है उसमें इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए और उनके अधिकारों को उनको सौंप दिया जाए। हमेशा उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ लेने के लिए धरने देने का प्रपंच किया और इस बात को छुपाने के लिए कि किस प्रकार उनके कानून मंत्री ने मोलेस्टेशन की घटना को आकार दिया है। मेरे साथी मित्र को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार भारती जी ने उन दोनों युगांडा और नाइजीरिया, चलिए आप दुबे जी लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे, फिर यहाँ पर ये विषयांतर हो जाएगा। वरना दीवान जी आपसे सवाल ये है कि जो एक नजरिया यहाँ पर, चाहे हमारे बीजेपी के मेहमान हो चाहे हमारे कांग्रेस के मेहमान हो, एक नजरिया यहाँ पर ये निकलकर इनके बातों से आता है कि जैसे कि पूरे के पूरे इस हंगामे की जड़ अरविंद केजरीवाल ही हैं। क्या ये माना जाए कि उन्होंने मसला शायद सही उठाया हो, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चाहे वो पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर लाने का मामला हो, लेकिन तरीका और रास्ता गलत अख्तियार कर लिया, लिहाजा उनको सब कुछ झेलना पड़ता है? देखिए, एक हद तक तो जो इस पर जिम्मेवार अपनी जवाबदेही जो है जनता के प्रति या शासन के प्रति लोगों की या जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी, कि एक जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी से भागने की जो एक लोगों में साफ साफ दिखती है। केजरीवाल जी भी जिन इशूज़ को या जिन मैंडेट को लेके आए थे उनको पीछे करके वो अपनी जिम्मेवारी से हट करके किसी छोटे मोटे मुद्दों में उलझ के रह गए। अब ये जैन साहब और दुबे जी जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोई भी सरकार कुछ तय करती है, रिजोल्यूशन भी पास होते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसको टालना, तो इसके कारण भी लोगों के मन में जो जैसे लोकपाल का इशू हो या दिल्ली को स्टेटहुड देने का इशू हो, इनको लगातार टालते रहना, तो इस कारण भी लोगों में जो एक बेचैनी होती है और एक जल्दी उस किसी चीज़ को स्पीड अप करने के लिए वो ऐसा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं जो अल्टीमेटली अराजकता की तरफ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक साथ मिल गई हैं। चलिए दीवान जी आपके पास लौटेंगे, और मसला केवल यही नहीं है, मसला एक और भी है। मसला फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़ा हुआ भी है। उस मसले की भी बात कर लेते हैं। सलमान खान की फिल्म जय हो के रिलीज के साथ ही राजनीति के पचड़े में भी ये फंसती हुई नजर आ रही है, या कहें जबरदस्ती फंसा दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद सलमान खान मोदी विरोधी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से सलमान खान की फिल्म जय हो ना देखने की अपील की है। गुजरात में तो कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ताओं ने सलमान खान का पुतला तक फूंक दिया। I think the best man for the country, for all of us, God should decide that who is the best man for Bharat, for India, for Hindustan, and the best man for our country should be the PM of this country. मोदी की तारीफ के साथ कट्टरपंथी संगठन के निशाने पर आए सलमान आरोपों से बेपरवाह हैं। सलमान का कहना है, अच्छा काम करने वाले एक शख्स की तारीफ करना गुनाह नहीं है। ये आम आदमी की फिल्म है और आम आदमी इसे देखेगा। शुक्रवार यानी 24 जनवरी को सलमान खान की फिल्म जय हो सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो गई। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सलमान खान की नरेंद्र मोदी से मुलाकात और उनकी तारीफ करने से खफा हैं। ओवैसी ने मुसलमानों से सलमान खान की फिल्म जय हो न देखने की अपील की है। वो अपना नजरिया मैंने प्यार किया से बदलकर मैंने प्यार क्यों किया वाले बनाए।
दर्शकों को उनका बेहुदापन नहीं देखना चाहिए। मेरी मुसलमानों से अपील है कि सलमान की जय हो न देखें। सलमान नाम रखने से कोई सलमान नहीं बनता, सलमान तो रुशदीबी से। इसके बाद सलमान खान की फिल्म जय हो के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए। सलमान खान का विरोध, NSUI कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला, सलमान से की माफी की मांग। सलमान खान के खिलाफ अहमदाबाद और मुंबई में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अहमदाबाद में NSUI कार्यकर्ताओं ने सलमान खान का पुतला जलाया, तो मुंबई में समाजवादी पार्टी ने सलमान की फिल्म जय हो के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोधी मांग कर रहे हैं कि सलमान अपने बयान पर माफी मांगे। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर सलमान खान ने न सिर्फ मोदी के साथ पतंग उड़ाई बल्कि उन्हें गुडमैन करार दिया। इतना ही नहीं, गुजरात दंगा मामले में भी मोदी के माफी न मांगने के फैसले पर समर्थन किया। बहरहाल मोदी की तारीफ कर सलमान विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। उन पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आजाद भारत में जहां हर शख्स को अभिव्यक्ति की आजादी का हक है, वहां किसी की तारीफ से भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं? जिया न्यूज रिपोर्ट। और इस मसले पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खासतौर से इस पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म और टीवी का जाना माना चेहरा अनुपम श्याम ओझा जी, जो अभिनेता तो हैं ही हैं, आजकल सियासत में भी दखल रखते हैं। अनुपम श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि मसला एक अभिनेता से जुड़ा हुआ है और आप भी उसी इंडस्ट्री से आते हैं, उस इंडस्ट्री में आपने काम किया है, उस इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इस किस्म के दबावों को आप बेहतर से समझ सकते हैं। फिर इस तरीके की जो बातें होती हैं उनके बारे में आप विस्तार से ज़्यादा गहराई से बता पाएंगे। जो इस किस्म की बातें सामने आती हैं कि फला व्यक्ति ने ये कर दिया, उसकी फिल्म मत देखो, उसकी फिल्म का विरोध हो गया, केवल सलमान खान नहीं है, तमाम ऐसी लंबी फहरिस्त ऐसी घटनाओं की, कहना क्या चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और चाहे आम आदमी पार्टी का मसला हो, चाहे ये सलमान के बारे में बात करते हो, या जो लोग भी ये बात करते हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 2 लाइन की, जिधर साहब उधर दौलत, जिधर दौलत उधर चंदा, और जिधर चंदा उधर ऑनर, उधर ऑनर उधर ऑनर उधर बंदा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? कलाकारों के ऊपर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि जिंदगी के उदास चेहरे पर अहदे माजी का जख्म ताज़ा है, यही वक्त का तकाजा है। अरे फेंक दो नफरत की तलवारें, तोड़ दो दुश्मनी की दीवारें, आज इंसानियत के रिश्ते को तस्लीम कल वो जहाँ कर लो, क्योंकि मैं ही मरियम, मैं ही सीता हूँ, मैं ही कुरान, मैं ही गीता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिसको चाहेंगे उसको फतवा दे देंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आई, आप कलाकारों के पेट पे क्यों लात मारना चाहते हैं? अगर कोई हिंदू आदमी अगर अजमेर शरीफ चला जाता है दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भी आप फतवा जाहिर कर दीजिए, वहाँ भी फतवा डाल दीजिए हैं। और आपने तो सिर्फ जय हो के लिए ही किया है, लेकिन मैं आपको ऐसे कितने नाम गिना सकता हूँ सलमान साहब को जोड़ते हुए कि ये जय हो फिल्म के लिए आप जो उनके ऊपर फतवा दायर किया है। इसके अलावा आप कभी आके देखिए सलमान साहब के घर में, सलमान खान के घर में जब गणपति आता है तो गणपति का पूरा गणपति बिठाला जाता है, गणपति की पूजा होती है, जन्माष्टमी आती है। सवाल यहाँ पर इसलिए ये अहम हो जाता है कि यहाँ पर किसी ना तो किसी धार्मिक नेता ने या धर्मगुरु ने ये बातें नहीं कही हैं, एक जनप्रतिनिधि ने बातें कही हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने बातें कही हैं जिससे उम्मीद की जाती है कि वो समाज में एक सही संदेश देगा, वो कानून का पालन करवाएगा। और उनकी ये बातें जिस तरीके से वो नेगेट कर रहे हैं एक व्यक्ति को, उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी को, उसके साथ किसी के मिलने जुलने की आज़ादी को, सवाल यहाँ से क्या ज़्यादा गंभीर नहीं हो जाता? बिल्कुल गंभीर हो जाता है। आप प्रोवोक क्यों करते हैं भाई? अरे हम एक्टर्स का काम है लोगों का मनोरंजन करना। हमारे सलमान साहब की भी बीइंग ह्यूमन एक चैरिटी की कंपनी है, वो कितने लोगों को जाके हॉस्पिटल्स में और क्या कहते हैं पढ़ाई के लिए चैरिटी करते हैं, पैसा देते हैं, कितना भला काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और उनको देख करके और बहुत से लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं, और आप बीच में उसमें भांजी मार रहे हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, आप रोटियां नहीं
सेक रहे हैं, आप भी एक किनारे हो जाइए और आप भी जुड़िए। आप फतवा देने के बजाय आप इस समाज सेवा में जुड़िए, ताकि ये लगे कि हाँ ओवैसी साहब भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अनुपम श्याम जी आपके पास लौटेंगे, वैसे समय की भी हमारे पास कमी है, हम सीधे रुख कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर, जैसे हमने आपको बताया था, आयम खान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ओवैसी साहब ने जो ये बातें कही हैं कि सलमान खान की फिल्म मत देखिए, और इसकी वजह भी उन्होंने बता दी है कि क्यों मत देखिए, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच को साझा किया, उनके साथ पतंगबाजी की, उनकी तारीफ में 2 बोल बोल दिए। क्या ये कहना, इस तरीके से बातें कह देना, और ख़ासकर तब जबकि आप जनता की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं जो कानून बनाती है, क्या ये जायज़ है? पहले तो अनिल जी शुक्रिया आपको कि याद आ गया कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं तो समझा था कि शायद आप भूल ही गए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूले हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो सलमान खान का जो मसला है और ओवैसी साहब का, तो अभी मुझसे पहले शायद जो आपके फिल्म इंडस्ट्री से कोई नुमाइंदे बोल रहे थे, मैं उनके खिदमत में ये बात कहना चाहता हूं कि उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि फतवा कोई कुरान का हुक्म नहीं है या कोई रसूलुल्लाह ने नहीं कहा। फतवा एक शख्स की राय है, अपने दिमाग, अपने विवेक, अपने जो उसके दीनी उसकी तालीम है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो एक अपनी राय देता है। तो उसकी राय को मान लेना ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको माने। हर आदमी की अपनी एक राय होती है, तो फतवे को राय समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि जहाँ तक वो मोदी के साथ खड़े हुए या उनके घर में गणपति का जो स्थापना होती है, ये सब उनके ज़ाती फेल हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके लॉस की, कि भाई यहाँ सारे विचारधाराएं, सारे मिजाज, सारे धर्मों के लोगों को अपनी अपनी मजहब पर, अपने अपने मिजाज पर पूरी तरह से आज़ादी है। अगर सलमान खान का नाम अगर सलमान खान नहीं होता, कोई और होता, तो किसी को इतना इख्तलाफ नहीं होता। वजह यह है कि मोदी के साथ खड़े होने पर नहीं है, या फिल्म जय हो पे मुझे लगता है उन्हें इख्तलाफ नहीं है, जिन लोगों ने इख्तलाफ किया। मसला यह है कि जो गुजरात का पूरा सानेहा हुआ और उसमें जिस तरह से वहाँ के लोगों का, वहाँ के लीडरों के नाम आए, तो उसके बाद मुसलमानों में ख़ास किस्म का गुस्सा, ख़ास किस्म का मिजाज बन गया। तो अब ऐसे शख्स के साथ अगर कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जिसका, मिसाल के तौर पे सलमान खान ही नहीं, अगर कांग्रेस का कोई शख्स वहाँ जाके खड़ा होता और कोई तारीफ करता, तो जाहिर सी बात है कि पूरा एक और इससे बड़ा मॉब खड़ा हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि सलमान खान को अपना पूरा हक है, अपने पसंद का, नापसंद का, लेकिन किसी दूसरे शख्स को उसकी उस आज़ादगी को दखल नहीं देना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर किसी को सलमान का कोई एक्शन पसंद नहीं आ रहा है और वो उसके खिलाफ बोल रहा है, तो हमारी राय है कि उसमें भी हमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर शख्स को आजादी है अपने मिजाज, अपनी राय का देने का। हम किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, ना हम सलमान पे पाबंदी लगा सकते। प्रोफेसर साहब, सवाल यहाँ पर इसलिए उठा, ये सवाल यहाँ पर इसलिए उठा क्योंकि जिन साहब ने ये बात कही है वो जनता से जुड़े हुए शख्स हैं, वो खुद सियासत में है, नुमाइंदगी करते हैं लोगों की। उनसे क्या उम्मीद, उनसे क्या इससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती? जी जी, देखिए, नुमाइंदों की जहां तक बात की, अभी इससे पहले उस हिस्से में आपने दिल्ली सरकार की बात कर रहे थे जी। मैं ये समझता हूं कि दुनिया के और खास करके हमारे हिंदुस्तान में कोई सेक्शन ऐसा नहीं है कि जहां पर ट्रेनिंग याफ्ता लोग नहीं पहुंचते हो। मामूली सा प्राइमरी स्कूल का टीचर भी होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर स्कूल का टीचर बनाया जाता है। आप भी चैनल में यहाँ है किसी माध्यम से, तो पहले आपने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली होगी मास मीडिया की। लेकिन ये सियासत एक ऐसा मैदान है कि इसमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हर शख्स इसमें दखल पहुंच जाता है, और जब पहुंच जाता है तो जिस तरह का म्यार का पहुंचता है, जिस मिजाज का भी पहुंचता है, वो अपने अपने लिहाज से अपने अपने एक्शन और अपनी अपनी बातें कहता है। जी, दीवान साहब से यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल है। जो बात अभी खान साहब ने कही, प्रोफेसर साहब ने कही कि एक अक्सर ये बात उठती है, क्या सियासत में कोई आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? और जैसे कि उन्होंने कहा कि हर मिजाज का आदमी यहाँ पर पहुँचता है, हर शख्सियत का आदमी यहाँ पर पहुँच जाता है, खुला दरबार किस्म की यहाँ पर बात है, कोई इसकी पाबंदियाँ इसमें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक बड़ी जड़ यही चीज़ है, इस बात की जड़ कि हम देखते हैं कि कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, सियासत हावी हो जा रही है, कानून को तोड़ दिया जाता है। नहीं, आचार संहिता के हिसाब से चाणक्य सूत्र भी आ चुका है, उसको भी कृपया हमारे साथी पढ़ें। जी जी जी, दीवान जी।
नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल साफ है कि अलग अलग, जैसे प्रोफेसर खान ने कहा कि अलग अलग स्ट्रीम के लोग आते हैं राजनीति में, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जो नियम है, कानून है, जो संविधान है, जो समाज की मर्यादाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके अपना आचरण करना चाहिए। और बहुत साफ है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति की तारीफ करने का पूरा अधिकार है, और उसमें कहीं कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब, कुछ कोई आड़े नहीं आता है। तो उसको लेकर के उन पर अटैक करना या वो अगर एक कलाकार हैं तो उनकी कला पे अटैक करना, ये ठीक नहीं है, ये अप्रजातांत्रिक है मेरे हिसाब से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीवान साहब इस फाइनल कमेंट के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में जुड़े। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।